प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे। चलिए तो पहले तो कुछ बातें आपसे हो जाएं, और बातें होने से पहले एक बार मैं आप सभी के नाम ले लेता हूं। भुवनेश हैं, यामीन खान हैं, प्रिया शेखावत है, मोनिका है, राजू काशवा, अमित कुमार, मिलन कुमार, विपिन कुमार, आकाश कुमार, अंजलि शर्मा, शिवांगी भारद्वाज, दीक्षा कुमारी, विकास, उज्जवल, डॉली कुमारी, रोशनी, बाबा का स्पेशल ब्रांड हितेश, सुमित कुमार, आशीष कनौजिया, तेज प्रताप, ललित रावत, मिस्टर गुर्जर, रोहित यादव, संजीव, गौरव, विकास, और ये हैं निष्कर्ष, प्रवीण सैनी, प्रियंका वतर, प्रवीण कुमार, जीत मीना, आशुतोष। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बहुत प्यारे से प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर, हमारे इस परिवार पर। आप लोग जल्दी से फटाफट से आ जाइए बच्चों। चलिए, हाँ प्रभात आपका कमेंट दिख रहा है, अंबिका, ठीक है, नेहा, सत्यम, विपुल, नमन, हितेश, बलवीर, रेखा, सौरभ राजपूत, हरिओम, ठीक है, आप सभी का कमेंट दिख रहा है। अंकित, अक्की लोहान, तुषार जाट, जतिन स्टार, नीतीश कुमार, जीत मीना, पवन, जावेद हुसैन, सनी कुमार, सुमित, फूलचंद, बेटा आप सभी का कमेंट दिख रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि आप पॉलिटी को बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहे हैं, और ना केवल बच्चे बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहे हैं, बल्कि आप धीरे धीरे बच्चों जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बच्चों जो है ना, हम थोड़ा सा डीप भी लेकर चीजों को जा रहे हैं, मतलब हम लेवल अप करते जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं लेवल हमारा अप हो ही रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, लव यू ऑल बच्चों, आप सभी को दिल से बहुत बहुत प्यार, ठीक है। अब मैं आपको अपना दिल चीर के कैसे दिखाऊं, बाकी का आप सब मेरे दिल के बहुत करीब है, ठीक है। और ये केवल मैं कहने वाली बातें नहीं है कि मैं कह रहा हूं, नहीं, ये कहने वाली बातें नहीं है, ये जब तक आप मेरे साथ हैं इस बैच में आपको ये बात पता चल जाएगी बच्चों, एक एक स्टूडेंट्स को क्या, ठीक है, कि हम आपके कितने दिल के करीब, हमारी पूरी टीम, मैं ही नहीं पूरी टीम बच्चों। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक जबरदस्त सेशन। और इसे स्टार्ट करने से पहले बच्चों देखो, हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में बहुत सारी चीजों को हमने देखा, ठीक है, बहुत सारी चीजों को देखा। किन किन को देखा वो सब हम बेटा रिवीजन करेंगे उसका। चलिए, हाँ नेहा गुप्ता, आप सभी का कमेंट दिख रहा है, सालू सैनी, ठीक है, मैं सबके कमेंट पढ़ लेता हूं बेटा, देखो इतना समय नहीं है, 1 घंटे में आपको पढ़ाना भी है, फिर आपके कमेंट भी देखो, तो इतना समय नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने सभी का स्वागत कर दिया है, ठीक है, और एक बार फिर से बच्चों मैं आपका एक बार और स्वागत कर देता हूं। आप सभी को राम राम, आप सभी को बच्चों जय श्री राम, आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ठीक है, हम बात कर रहे थे बच्चों, ठीक है, संविधान निर्माण की जो कार्य प्रणाली थी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और जब हम बात कर रहे थे ना संविधान निर्माण की कार्य प्रणाली की, तो वहां पर बच्चे हमने संविधान में जितनी भी समितियां बनी थी, ठीक है, वो सारी संविधान समितियां हमने देखी थी, उनके कार्यों को हमने देखा था, ये सारी चीजें हम देख रहे थे। संविधान सभा की कार्य प्रणाली को हम आगे बढ़ा ही रहे थे। तो आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे क्या, ठीक है, प्रारूप समिति, ठीक है। हालांकि प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी को हम डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी और चीजों को देखेंगे। हम इसमें क्या देखने वाले हैं, हम इसमें यह देखने वाले हैं बच्चों, हम इसमें यह देखने वाले हैं बच्चों कि ये जो आपकी प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी है, ये बनी है 29 अगस्त 1947 को, ठीक है बच्चे। और इसको क्या करना था ड्राफ्टिंग कमेटी को, इसको बच्चे संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था। इसको ये काम सौंपा गया था कि ये संविधान का ड्राफ्ट तैयार करे, ड्राफ्ट तैयार करे। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है बच्चों कि संविधान में कितने भाग होंगे, कितने पार्ट होंगे, कितने आर्टिकल होंगे, ठीक है, कितने शेड्यूल्स होंगी, और किस किस पार्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट को हम शामिल करेंगे, ये सारा कार्य बच्चों इस पर सौंपा गया था, ठीक है। ये लगभग बच्चों अगस्त के लास्ट में, आप सितंबर मान सकते हैं, सितंबर में बनी, ठीक है बच्चों। और सितंबर में बनने के बाद बच्चों इसने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 5 महीने का समय लिया, और इसने अपना पहला ड्राफ्ट तैयार किया फरवरी 1948 में, ठीक है बच्चे। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना जो
पहला प्रारूप तैयार किया, जो अपना पहला प्रारूप तैयार किया वह तैयार किया बच्चे फरवरी 1948, फरवरी 1948 में। और बच्चों इसमें बेसिकली कुछ कमियां थी, लेकिन जब ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के समक्ष रखा गया, जब ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समक्ष रखा गया, संविधान सभा के समक्ष जब इसे रखा गया बच्चों, प्रस्तुत किया गया, तो संविधान सभा के सदस्यों ने यह कहा कि इसमें ये संशोधन है, इन संशोधन को करके लाइए। और फिर बच्चे इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने ठीक है उन संशोधनों को करने के लिए 8 महीने का और समय लिया, ठीक है, लगभग 8 महीने का अतिरिक्त समय और लिया, 8 महीने का अधिक समय और लिया, और अधिक समय लिया, और अधिक समय लिया, ठीक है। तो बच्चे लगभग 5 महीने में इसने संविधान का ड्राफ्ट बना के तैयार कर दिया था फरवरी 1948 में। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि इसमें ये संशोधन और हो सकते हैं, इन संशोधनों को और करके लाइए, तो फिर बच्चे जो ना 8 महीने का लगभग और समय लिया, मतलब फरवरी से आप 8 महीने जोड़ लो तो आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। और लगभग बच्चे अक्टूबर 1948 में इसने दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया, जिसका बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा ड्राफ्ट तैयार हुआ, दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया, ठीक है। अब ये जो ड्राफ्ट था बच्चों, इस ड्राफ्ट में जो भी संशोधन, जो भी अमेंडमेंट बच्चों पहले सुझाए गए थे, उन सभी संशोधनों को इस दूसरे ड्राफ्ट में कर दिया गया था, ठीक है। अब ड्राफ्ट हो गया था, अब क्या करना था बच्चे कि आप ये मान के चलिए कि आपका पूरा संविधान बन चुका है, ठीक है ना, आपका पूरा संविधान मोटा मोटी बन चुका है। अब क्या होना है, उस संविधान की रीडिंग होनी है संविधान सभा के सदस्यों के सामने, ठीक है। रीडिंग होनी है, उसके एक एक क्लॉज की रीडिंग होनी है, एक एक पैराग्राफ की रीडिंग होनी है, एक एक आर्टिकल की रीडिंग होनी है, और फिर यह पूछना है उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों से कि भाई किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। ध्यान रखना, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो आपकी संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वे बच्चे 2 तरह से कार्य करती थी। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इनफैक्ट हो सकता है कि आपकी दिल्ली पुलिस में भी पूछा जाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बच्चे 2 तरह से कार्य करती थी, एक तो सर्वसम्मति, सर्वसम्मति मतलब, सर्वसम्मति का मतलब होता है कि सभी लोगों की एक्सेप्टेंस, कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी मामला उठा, आधे लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा होना चाहिए, आधे कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो संविधान सभा ने क्या किया, वोटिंग करवा ली, और जिसके वोट ज्यादा होंगे उसी की तरह से बच्चे वो चीज होगी, तो सर्वसम्मति। और दूसरा ये होता है कि जब सर्वसम्मति ना बन पाए तो बच्चे यहां पर हम समायोजन, क्या समायोजन, समायोजन का मतलब है ठीक है भाई, ना तेरी ना उसकी, ठीक है, ना तेरी ना उसकी, ठीक है। ऐसा करते हैं कि दोनों की चीजों को हम मिलाकर करते हैं, ये बात मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो ध्यान रखना, संविधान सभा बच्चे 2 तरह से अपने निर्णय लेती थी। संविधान सभा जो निर्णय लेती थी वह 2 तरह से अपने निर्णय लेती थी, अपने डिसीजंस लेती थी, अपने डिसीजंस लेती थी बच्चों संविधान सभा। एक तो सर्वसम्मति और दूसरा बच्चे समायोजन, ठीक है। तो अब क्या हुआ बच्चों, अक्टूबर 1948 में दूसरा प्रारूप बनकर तैयार हुआ, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम सही प्रारूप था, सही मॉड्यूल था। अब इसका बच्चों रीडिंग होनी थी, इसका वाचन होना था। और आप जब वाचन पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि बच्चे संविधान के 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए थे बच्चों, 3 वाचन हुए थे, 3 रीडिंग हुई थी, ठीक है, 3 रीडिंग हुई थी। संविधान के 3 वाचन हुए थे, 3 रीडिंग हुई थी, 3 रीडिंग हुई थी बच्चों, 3 वाचन हुए थे। ध्यान रखना, कौन कौन से बच्चों 3 वाचन हुए, तो पहला फर्स्ट रीडिंग, जिसको हम कहते हैं हिंदी में प्रथम वाचन, दूसरा द्वितीय वाचन, सेकंड रीडिंग, द्वितीय वाचन, और तीसरा बच्चों तृतीय वाचन, थर्ड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, तृतीय वाचन। तो बच्चों 3 वाचन हुए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। वाचन का मतलब क्या होता है, तो वाचन का मतलब होता है बेटा रीडिंग, मतलब ठीक है, जो संविधान बना है ना, जो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, उस ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को बच्चे पढ़ना है, सभी के सामने पढ़ना है, और सभी लोग अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे, साहब मुझे यहां दिक्कत है, साहब मुझे यहां दिक्कत है, साहब मैं इस बात से राजी नहीं हूं। मेरी बात आ रही है समझ में? तो बच्चे 3 वाचन होते हैं, मतलब 3 रीडिंग होती है। अब जो 3 रीडिंग होती है बच्चे, तो पहली रीडिंग जो होती है वह होती है 4 नवंबर से, ठीक है, ये डेट बच्चे बेसिकली आपको याद रखनी है जी,
4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, 9 नवंबर 1948। मतलब आप बताइए मोटे मोटे ये रीडिंग कितने दिन चलती है? तो बच्चे ये रीडिंग आपकी 5 दिन चलती है, 4 5 6 7 8 9, मतलब बेसिकली तो 5-6 दिन ये रीडिंग चलती है, ये 5 से 6 दिन रीडिंग चलती है। ठीक है, पहली रीडिंग इसमें बस बेसिकली ठीक है संविधान का एक ओवरऑल ठीक है जो मॉड्यूल है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं ये बताऊंगा कि पहली रीडिंग में जो बच्चा लिखना चाहे वो लिख ले कि पहली रीडिंग में बच्चे ओवरऑल संविधान के बारे में बताया जाता है कि हमारे संविधान में ठीक है इतने भाग हैं, बताया गया पहली रीडिंग में कि हमारे संविधान में 22 पार्ट है, 22 भाग हैं, 22 पार्ट है, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, और उस समय 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, मतलब बच्चे 8 शेड्यूल्स थी, शेड्यूल्स थी, ऐसा इसमें बोला गया। 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग है, ये पहले वाचन में। अभी जो दूसरा वाचन है बच्चों, ये दूसरा वाचन स्टार्ट होता है आपका 15 नवंबर को। कब? 15 नवंबर को बेटा ये दूसरा वाचन स्टार्ट होता है 1948। तो 15 नवंबर 1948 को ये दूसरा वाचन स्टार्ट होता है। ठीक है, और बच्चे पता चलता है कि वाचन लंबा होता चला जाता है क्योंकि इसमें संविधान की डिटेल डिस्कशन करना था, इसमें डिटेलिंग ठीक है डिटेल रीडिंग करनी थी दूसरे वाचन में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की सबसे ज्यादा डिटेल रीडिंग कब हुई, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा जो डिटेल रीडिंग हुई संविधान की बच्चे वो उसकी सेकंड रीडिंग में हुई। ठीक है, सबसे ज्यादा डिटेल रीडिंग कब हुई? सबसे ज्यादा डिटेल रीडिंग सेकंड रीडिंग में हुई। किसी किताब में नहीं दे रखा होगा, गारंटी के साथ ठोक के बता सकता हूं इस बात को। ठीक है, इतना नहीं होगा बेटा कहीं पे भी। ठीक है, और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना पॉलिटी का, उसके बाद क्वेश्चन देख कर आना आप अपने दिल्ली पुलिस में, आप मुझे याद रखेंगे, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, बीच बीच में ऐसे प्रॉमिस मैं आपसे करता रहूंगा जिससे कि आपको जोश और जुनून मिलता रहे। यहां पर ये कहने का मतलब ये नहीं है बच्चों ठीक है कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं, मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं कितना सुपर हूं, बिल्कुल भी नहीं बच्चों। आप चाहें तो मैं बिल्कुल एक शब्द आपसे नहीं बोलूं, लेकिन अब चूंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, चूंकि मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, चूंकि मैं आपको एक्स्ट्रा डेटा दे रहा हूं, तो बच्चों मैं इसलिए बोलता हूं ताकि ठीक है आप जो है ना इनको उतनी गंभीरता से पढ़ सके जितनी गंभीरता से मैं आपको इन्हें पढ़ा रहा हूं। तो बच्चे 15 नवंबर 1948 ध्यान रखना, और 15 नवंबर 1948 से ये 17 अक्टूबर 1949 तक चला, 17 अक्टूबर 1949 तक चला बेटा। मोटा मोटी 1 साल तक चली दूसरी रीडिंग। ये जो दूसरी रीडिंग है बेटा, ये मोटा मोटी कितने 1 साल तक बच्चों ये दूसरी रीडिंग चलती है, मोटा मोटी 1 साल तक दूसरी रीडिंग चलती है। अभी जो तीसरी रीडिंग है बच्चे, ये तीसरी रीडिंग जी, ये तीसरी रीडिंग स्टार्ट होती है 14 नवंबर से, 14 नवंबर 1949 से स्टार्ट होती है, और ये बच्चे 26 नवंबर 1949 को लास्ट हो जाती है। 26 नवंबर 1949 को ये खत्म हो जाती है तीसरी रीडिंग। जैसी तीसरी रीडिंग खत्म हुई, संविधान सभा के सभी सदस्य सेटिस्फाई हो गए और उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई हमें पूरा विश्वास है इस पर। ठीक है, अब ये ठीक है, ठीक है, मतलब वो सभी संविधान सभा के जितने भी लोग थे वो सभी बच्चों संविधान से बिल्कुल सहमत थे, और वो अब तैयार थे कि इस संविधान को देशवासियों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए, वो सभी। ठीक है, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चे 26 नवंबर 1949 ये डेट आप याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब ये चीज आप रटते हैं, और देखो ये चीज रटने वाली नहीं है, ये कितनी बच्चों आप कह सकते हैं कि संविधान, ये संविधान सभा में पढ़ा रहा हूं, लेकिन इतना भी मैं आपको बच्चे इसमें भी स्टोरी लेकर चल रहा हूं, जहां पर फैक्ट ही फैक्ट है, डेट ही डेट है, लेकिन वहां पर भी मैं आपको इस तरह से डिटेल में लेकर चल रहा हूं। तो आप समझिए इस बात को कि 26 नवंबर 1949 को आप कह सकते हैं बच्चे कि संविधान सभा के 284 सदस्यों ने, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस पर क्या किए? इस पर अपने सिग्नेचर किए, इस पर अपने सिग्नेचर किए बच्चे। ठीक है ना, ध्यान रखना, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इस पर सिग्नेचर किए, जबकि बच्चे संविधान सभा में टोटल थे कितने लोग? 299 लोग थे। कितने पीपल्स थे बच्चे? टोटल मेंबर्स कितने थे? तो टोटल मेंबर्स आप कह लीजिए या पीपल्स कह लीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बेटा कितने थे? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो टोटल मेंबर थे उनकी संख्या 299 थी। बोलो बेटा ठीक है नहीं? 299 कब हुई थी? 1947 के बाद हुई थी। बोलो बाबू हुई थी कि नहीं? है ना? तो 1947 के बाद बच्चे 299 रह गई थी, पहले कितनी थी? 389 थी मेरे प्यारे बाबू, है ना? अब 299, इन 299 से भी बच्चे सिग्नेचर कितने उन लोगों ने किए? 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए। और वहीं पर ठीक है, यहां पर बच्चे एक जिक्र आएगा एक व्यक्ति का, डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब का, डॉक्टर
VR अंबेडकर साहब का यहां पर जिक्र आएगा, अंबेडकर, क्योंकि बच्चों ठीक है वो इसी दिन, ठीक है वो इसी दिन मेरे प्यारे बच्चे डॉक्टर VR अंबेडकर साहब जो है एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। इसी दिन, किस दिन बच्चे, 26 नवंबर 1949 को वे एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। एक रिजोल्यूशन बच्चे वो संविधान सभा के समक्ष रखते हैं, एक रिजोल्यूशन संविधान सभा के समक्ष रखते हैं, और वह रिजोल्यूशन था द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड, ठीक है, वाई द असेंबली वी पास्ड, वाई द असेंबली वी पास्ड, ठीक है बच्चे। ये एक तरह का रिजोल्यूशन था। इस रिजोल्यूशन का मतलब ये था कि संविधान सभा के सदस्यों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया है, ठीक है बच्चों। ये बात क्लियर है, तो आप कह सकते हैं 26 नवंबर 1949। और इसी 26 नवंबर 1949 को ही बच्चे आपके संविधान की जो प्रस्तावना है, आपके संविधान की जो प्रस्तावना, इसे हम हिंदी में उद्देशिका कहते हैं और अंग्रेजी में हम इसको प्रियम्बल कहते हैं बच्चों, प्रियम्बल। तो बच्चे प्रियम्बल भी जो है, ठीक है, प्रियम्बल को भी लॉन्च किया गया इसी दिन, इसी दिन प्रियम्बल को भी लॉन्च किया गया बच्चों, ध्यान रखना। और प्रियम्बल पर भी बच्चों यही डेट आपकी लिखी हुई है, 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं बच्चों, यही डेट लिखी हुई है। तो इसका मतलब है कि आपका संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। ध्यान रखना, आपका संविधान बच्चे पूर्णतः निर्मित हो चुका है। कब बच्चे? 26 नवंबर 1949 को यह पूर्णतः बनकर तैयार हो चुका है। कब हो चुका है बच्चों? 26 नवंबर 1949 को यह पूरा तरह से बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन इसकी जो सबसे अंतिम बैठक होती है बेटा, ठीक है, सबसे अंतिम बैठक जो होती है वह होती है 24 जनवरी 1949 को। 24 जनवरी 1949 को अंतिम बैठक होती है। इस अंतिम बैठक में बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट बैठक थी बच्चों, ये जो अंतिम बैठक थी, ठीक है, जो लास्ट सेशन है बच्चे, इस लास्ट सेशन में बहुत ही ज्यादा रिवोल्यूशनरी बच्चे आप कह सकते हैं डिसीजंस लिए जाते हैं। 3 प्रमुख डिसीजंस लिए जाते हैं। पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति, ठीक है, चुन लिया जाता है। दूसरा बच्चों, जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बच्चों, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपके कमेंट ले लेता हूं बच्चों जी, अब मैं आप सभी के कमेंट ले लेता हूं, ठीक है। देखो किस किस के कमेंट है। कन्हैया, हिंदी में लिखो पहले हेडिंग को। विपिन, हिंदी में सर पढ़ाइए जी। मुझे पता है बेटा यही दिक्कत होती है, ये मैं जानता हूं ये दिक्कत होती है, इसलिए ठीक है मैंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी बच्चों, आप चिंता ना करो बिल्कुल भी। हिंदी और अंग्रेजी ये हमेशा से जो है बच्चों के लिए एक बड़ा विवादास्पद प्रश्न रहा है, इसलिए मैं ज्यादा हिंदी में ही पढ़ाता हूं। हाँ, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू क्यों नहीं हुआ सब चीज बताऊंगा बच्चे, चिंता ना करो आप। हाँ, फिर से समझा दूंगा सारी बातें मेरे प्यारे बच्चे, और लास्ट में मैं आपसे जरूर बातें करके जाऊंगा 2 मिनट, ध्यान रखना जी बच्चे जी, ठीक है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को, मुझे नहीं लगता कोई इश्यू होगा बच्चे। तो देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुना गया इसी दिन, सर्वसम्मति से राष्ट्रपति, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। जनगण मन को बच्चे राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत, वंदे मातरम को बच्चे राष्ट्रगीत। किस दिन बच्चे? 24 जनवरी 1949 को। ये बात समझ में आ गई, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है किसी भी बच्चे को। अब हम थोड़ा सा बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया क्लियर, यहां पे कोई इश्यू नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और डिटेल में हल्का सा जाने की कोशिश करेंगे। और वो डिटेल क्या है बच्चों? देखिए, संविधान सभा ने कुछ और काम भी किए हैं,
तो आप लिखेंगे संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य, सभा द्वारा किए गए कार्य, द्वारा किए गए कार्य। किए गए कार्य, ठीक है। तो सबसे पहला कार्य बच्चे जो संविधान सभा ने किया मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या किया कि इसने मई 1949 में 1949 में, ठीक है, भारत को राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बना दिया। भारत को राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बनाया। सदस्य बनाया मई 1949 में भारत को बच्चे क्या किया, मई 1949 में भारत को राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बनाया, ठीक है। मतलब सदस्यता दिलाई राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ नेशंस। राष्ट्रमंडल देश का मतलब होता है बेटा कॉमनवेल्थ नेशंस। आज भी आप देखते हैं ना कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, ठीक है बच्चे, कॉमनवेल्थ नेशंस। आज भी आप जो देखते हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं बच्चे, कॉमनवेल्थ नेशंस का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चे कि जिन देशों पर कभी ब्रिटेन की प्रभुसत्ता स्थापित हुई थी, ऐसे देशों का एक समूह, ठीक, राष्ट्रमंडल देश के नाम से। तो मई 1949 में बच्चे, ठीक, इसने, इसके बाद बच्चों इसी संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को राष्ट्रध्वज के रूप में मान्यता दी। तिरंगे झंडे को राष्ट्रध्वज के रूप में मान्यता दी। तिरंगे झंडे को राष्ट्रध्वज के रूप में मान्यता दी। राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी। रूप में मान्यता दी, ठीक है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, इसी संविधान सभा ने बच्चों, ठीक है, इसी संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति, जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को बच्चे राष्ट्र, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत है। तो बच्चों हमें भारतीय संविधान के स्रोत भी आज पढ़ाने होंगे, इनसे शुरुआत करनी होगी, ध्यान रखना, क्योंकि ठीक है हम इसको ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते। तो बच्चों ये अंतिम बैठक, ठीक है, और संविधान सभा ने और क्या क्या कार्य किए, तो ये कार्य भी बच्चे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन कार्यों को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और जब हम आगे चलेंगे तो कुछ चीज मैं आपके सामने, कुछ ऐसे डिटेल्स आपके सामने रखूंगा जो आपको एकदम बच्चे, ठीक है ना, आप कह सकते हैं कि आमतौर पर जिनको पढ़ना बहुत जरूरी तो होता है, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है मेरे प्यारे बच्चे कि वो पढ़ाए नहीं जाते। और वो क्या क्या फैक्ट है, तो उनमें से एक आपका दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया है, मैं आपको बताऊंगा वो क्या क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भाई देखो संविधान सभा, ऊपर लिख देता हूं संविधान सभा। तो सबसे पहली चीज पूछी जाती है बच्चे कि संविधान सभा के, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन, अध्यक्ष कौन थे, तो ये तो आपको पता है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको पता है बच्चों, ठीक है। ये दो चीज आपसे पूछी जाती है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। हाँ भैया, कौन सा कौन सा? अच्छा 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 अच्छा, इसमें सर सॉरी, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत। हाँ बेटा, ये 24 जनवरी 1950, 1950, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। ध्यान नहीं रहता पढ़ाते पढ़ाते, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए, नहीं एक ही बात है, लास्ट मीटिंग और लास्ट सेशन एक ही बात है जी, ठीक है, एक ही बात है। हाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। तो कुछ चीजें पूछी जाती है, संविधान सभा का अध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष, इसके बाद संविधान सभा के सचिव, सचिव सेक्रेटरी, इसके बाद संविधान सभा के चीफ ड्राफ्टमैन, संविधान सभा के चीफ ड्राफ्टमैन, ठीक है। ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के चीफ ड्राफ्टमैन कौन है, चीफ ड्राफ्टमैन, ड्राफ्टमैन बेटा ये पूछा जाता है। इसके बाद, ठीक है, इसके सुलेखाकार कौन है, सुलेखाकार का मतलब होता है कैलीग्राफर, सुलेखाकार मतलब किसने लिखा है, किसकी हैंड राइटिंग, ठीक है, मतलब हैंड राइटिंग किसकी है, सुलेखाकार। कैलीग्राफर कौन है, सुलेखाकार। अब सुलेखाकार बच्चे दो तरह के, अंग्रेजी में किसने लिखा और हिंदी में किसने लिखा, संविधान, ठीक है। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना किसने लिखी है, संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना किसने लिखी है। तो ये क्वेश्चंस आपसे बड़े
ठीक है, जोरों शोरों से पूछे जाते हैं। तो अध्यक्ष तो आप सभी को पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है बेटा, ओके, हमने लिख दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो दो उपाध्यक्ष थे, पहले थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, एचसी मुखर्जी, पहले थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और हरेंद्र कुमार मुखर्जी के बाद बेटा जो दूसरे आए एचसी मुखर्जी के बाद वह थे आपके कौन बताइए जरा? वीटी कृष्णाचारी, वीटी कृष्णाचारी। अच्छा, बीटी कृष्णाचारी को कब उपाध्यक्ष बनाया गया ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैंने कल बताया था। बीटी कृष्णाचारी को कब उपाध्यक्ष बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये बात आप मुझे बताइए। सचिव कौन है? ठीक है, ये बड़ा पूछा जाता है। तो बच्चे सचिव हैं HVR अयंगर। कौन है? HVR अयंगर। सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेटा कौन है? HVR अयंगर है, HVR अयंगर है। चीफ ड्राफ्टमैन कौन है? तो चीफ ड्राफ्टमैन है LN मुखर्जी। चीफ ड्राफ्टमैन कौन है? LN मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन है। ठीक है, सुलेखाकार कौन है? तो सुलेखाकार है बच्चे आपके प्रेम विहारी नारायण रायजादा, रायजादा। लेकिन ये जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है बच्चे, ये इंग्लिश के हैं, मतलब इन्होंने इंग्लिश में संविधान को लिखा है, और संविधान को हिंदी में लिखने वाले हैं बच्चे कौन पता है? वसंत कृष्ण वैद्य, वसंत कृष्ण वैद्य। इन्होंने बेटा हिंदी में लिखा संविधान को, वसंत कृष्ण वैद्य ने। ठीक है, अच्छा, प्रस्तावना को किसने लिखा? तो प्रस्तावना को बच्चे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा। और उस पर बच्चे जो पेंटिंग की है, पेंटिंग जो की है, जो उस पर जो कलाकृतियां आकृतियां जो बनाई हैं वह बनाई हैं बिरुहर राम मनोहर सिन्हा ने, राम मनोहर सिन्हा। ध्यान रखना, संविधान सभा में बच्चे जो भी आकृतियां बनी हैं, जो भी पेंटिंग की गई है, सॉरी संविधान में जो आपका मूल संविधान है, आपके मूल संविधान में जो भी पेंटिंग इत्यादि की गई है वह पेंटिंग वगैरह की है बिरुहर राम मनोहर सिन्हा ने और नंदलाल बोस ने, नंदलाल बोस और बिरुहर राम मनोहर सिन्हा ने की है। ध्यान रखना, बिरुहर राम मनोहर सिन्हा और ललनाथ बोस बच्चे ये दो पेंटर हैं, मतलब जिन्होंने उस पर ड्राइंग बनाई है। ठीक है, या फिर आपकी जो भी कलाकृतियां बनाई हैं वह नंदलाल बोस और बिरुहर राम मनोहर सिन्हा है। एक चीज और रहेगी बच्चों आपकी इनके अलावा भी जो बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ये तो आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का मतलब है बच्चे कौन? संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। तो बच्चे आप बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बताओ कौन है? संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बोलो कौन है? तो वो है बच्चे आपके VN राव। मैंने बताया था ना, VN राव। अच्छा, अब तक तो आपने मुझे डेट बता दी होगी। ठीक है, बीटी कृष्णाचारी की अब तक आपने मुझे डेट बता दी होगी। बहुत अच्छे मयंक, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे मयंक, बहुत ही शानदार। ठीक है जी, 16 जुलाई 1948, यस बेटा। ठीक है, बीटी कृष्णाचारी 16 जुलाई 1948 को, बहुत शानदार बेटा, 1948। तो इसी बच्चे का मैंने कमेंट देखा था, हो सकता है और भी बच्चों ने कमेंट किया हो, लेकिन इसी का मैंने देखा था। और बाकी का जब आप कमेंट करेंगे तो मैं टाइम टाइम पे आपके कमेंट देखता ही रहता हूं। अब देखिए भाई, ठीक है, सबसे पहली स्लाइड पर आएंगे हम लोग, सबसे पहली स्लाइड पर आएंगे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति कब बनी है? तो प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, प्रारूप समिति को संविधान में सबसे महत्व की समिति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भैया इसका काम था संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। ठीक है, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना इसी का काम था, इसलिए बच्चों इस संविधान में सबसे महत्व की समिति कही जाती है। ठीक है, अच्छा, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे आप बताइए बाबू? इस समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो बच्चे इसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, VR अंबेडकर। आप सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, अंबेडकर इसके प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर VR अंबेडकर। इसके अलावा बच्चों इसमें 6 सदस्य और थे VR अंबेडकर साहब के साथ साथ। तो कौन थे बताइए? तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, KM मुंशी, ये थे बच्चों। ठीक है, इसके बाद आपके, ठीक है ना, कृष्णा स्वामी अय्यर थे, कृष्णा स्वामी अय्यर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। गोपाल स्वामी अयंगर थे, बोलो बेटा मेरे साथ साथ,
गोपाल स्वामी अयंगार थे। मेरे साथ बोलो, है ना मेरे प्यारे मुन्ना, मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे साथ बोलो बाबू, गोपाल स्वामी अयंगार थे। उसके बाद कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला थे। कौन थे बेटा? मोहम्मद सादुल्ला थे। ये तो परमानेंट थे, लेकिन इसके अलावा भी पता है बच्चों, एक ने त्यागपत्र दे दिया था, दूसरे की मृत्यु हो गई थी। तो त्यागपत्र किसने दिया था बच्चों, आप बताइए? तो त्यागपत्र जो दिया था वह BL मित्र ने दिया था, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से तबीयत खराब रहती थी। और मृत्यु किसकी हो गई थी बच्चे 1948 में अपने पद पर रहते हुए? DP खेतान साहब। बहुत ठीक है, बेसिकली इनको मृत्यु हो गई थी। तो DP खेतान साहब इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनकी जगह पर आए थे TT कृष्णामाचारी। इनकी जगह पर कौन आए बेटा? TT कृष्णामाचारी, ठीक है। और BL मित्र की जगह पर आए थे N माधवराव। कौन आए थे बच्चों? N माधवराव। ये नाम मैं हिंदी में इसलिए लिखता हूं ताकि बच्चे इंग्लिश मीडियम वाला तो इंग्लिश में लिख सकता है, लेकिन अगर मैंने इंग्लिश में लिख दिया तो हिंदी मीडियम वाला दिक्कत ले जाएगा। ठीक है, इसको क्या करना था? ड्राफ्ट तैयार करना था संविधान का। और इसने बच्चों पहला ड्राफ्ट कब तैयार करके दे दिया? फरवरी 1948 को इसने पहला ड्राफ्ट तैयार करके दे दिया। ठीक है, इसके बाद ठीक है ना, संविधान सभा के लोगों ने कहा कि नहीं भाई और इसमें इंप्रूवमेंट कीजिए, और इंप्रूवमेंट कीजिए। तो बच्चे और इंप्रूवमेंट के चक्कर में इनको लग गया भैया 8 महीने का और अतिरिक्त समय। और इन्होंने बच्चे सेकंड ड्राफ्ट इसका कब, ठीक है ना, अक्टूबर 1948 में इन्होंने सेकंड ड्राफ्ट तैयार किया। कब बच्चे? अक्टूबर 1948 में। अब अक्टूबर 1948 में जब बच्चों सेकंड ड्राफ्ट तैयार हो गया, ठीक है मेरी बात समझना, अक्टूबर 1948 में जब सेकंड ड्राफ्ट तैयार हो गया तो उसके बाद बच्चों ठीक है प्रोसेस आगे बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बच्चों ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। ठीक है, और ये प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ेगी? ये प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ेगी? तो बच्चे इसके 3 वाचन होंगे। इसके क्या होंगे? इसके बच्चों 3 रीडिंग होंगी। जो पहली रीडिंग होगी वो 4 नवंबर से 9 नवंबर होगी। सेकंड रीडिंग जो सबसे डिटेल्ड रीडिंग है बच्चे, जो लगभग 1 साल तक चलती है। और थर्ड रीडिंग बच्चे 26 नवंबर 1949 को खत्म हो जाएगी। जैसे ही 26 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग खत्म हुई बच्चे, तो 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा के, ठीक है, हमारी संविधान सभा के बच्चे 284 सदस्यों ने उस पर सिग्नेचर कर दिए, क्योंकि इतने ही लोग उस समय प्रेजेंट थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रारूप संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, सिग्नेचर्ड ऑन ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो बच्चे कितने सदस्य थे? 284 सदस्य थे। तो 284 सदस्यों ने किया। और जबकि बच्चे टोटल मेंबर्स कितने थे? जो टोटल मेंबर्स की संख्या थी वह 299 थी। ध्यान रखना बच्चों। और उसी दिन प्रस्ताव एक प्रस्तुत किया किसने बच्चे? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया। उस रेजोल्यूशन का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास। इसका मतलब है कि बच्चे ये कॉन्स्टिट्यूशन अब पास हो चुका है, असेंबली के सभी सदस्यों ने इस पर सिग्नेचर कर चुके हैं। अब हम इसके प्रावधानों को लागू करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसके प्रोविजंस को लागू करते हैं बच्चे। अब संविधान सभा ने कुछ अन्य कार्य भी किए हैं, ये मैंने आपको बताया है क्या क्या कार्य किए हैं। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई है। ये सारी बातें मैंने आपके सामने बताई है। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये मैंने आपको बताया कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, चीफ ड्राफ्टमैन कौन है, सुलेखाकार कौन है। ठीक है, चलिए आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद जी ठीक है, ये सेकंड वाचन और ये आपका हाँ ठीक है, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों हम। चलिए अब आगे चलते हैं, ये सारी चीजें हो गई। अब यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि जो बच्चे 26 नवंबर 1949 ठीक है, संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। और बच्चों 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को ये बच्चे लागू हुआ। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? 26 नवंबर 1949 संविधान पूर्णतः निर्मित, संविधान ठीक है पूर्णतः निर्मित। जब एक बात बताओ भैया, जब संविधान पूरी तरह से बन ही चुका है, जब संविधान पूरी तरह से बन ही चुका है 26 नवंबर 1949 को, तो बच्चे इसको लागू कब किया गया? तो इसको बच्चे पूरी तरह से लागू किया गया, पूर्णतः लागू, कंप्लीटली अप्लाई। तो इसको पूर्णतः लागू किया गया 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, सॉरी। तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, जबकि पूरी तरह से बन कब चुका है? बन चुका है 26 नवंबर 1949 को। तो इसके पीछे रीजन क्या है?
आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण बड़े स्पष्ट हैं। कारण ये है बच्चों, ठीक है, इसके पीछे जाने के लिए ठीक हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे, थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और वह हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसे जरा समझते हैं। तो वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बड़ी छोटी सी बैकग्राउंड है, वो ये है बच्चे कि 1929 में कांग्रेस का एक सेशन होता है, कांग्रेस का एक सेशन होता है जिसको लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। और उसमें जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं वो प्रॉमिस करते हैं, वो शपथ लेते हैं कि हम अगली साल, मतलब अगली साल का मतलब है कि 26 जनवरी को 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, ठीक है। और ये पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का मतलब था, मतलब टोटल इंडिपेंडेंस डे, या फिर आप इसे कह सकते हैं टोटल, ठीक है, होम रूल डे। तो हम इसे पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। इसका मतलब ये था कि हम ये स्वीकार करते हैं कि अब हमें पूरी तरह से बच्चों अपना स्वयं का शासन प्रशासन, अपनी स्वयं की सरकार चाहिए, और हमारी सरकार, हमारी शासन व्यवस्था में हमें अंग्रेजों का कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए, अंग्रेजों का कोई रोल नहीं चाहिए उसमें, ठीक है बच्चे। तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, और जो उन्होंने प्रॉमिस किया था अपने लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है बच्चे जी, बहुत बढ़िया। हाँ, अलग अलग है बीटी और टीटी कृष्णाचारी जी बच्चे जी। अवनीश पाल, ठीक है, अवनीश पाल है, ठीक है। चलो मैं तुम्हें ब्लॉक करता हूं अवनीश, ठीक है, ब्लॉक करता हूं। कॉल करना तो अनब्लॉक किया जाएगा, क्यों? क्योंकि बदतमीजी कर रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर मैंने कोई बात बोल दी, अगर जैसे मैंने बोला 26 जनवरी 1950 और मुझसे 1949 लिख गया, ये गलती है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं 1950 तो बोल रहा हूं, ऐसा नहीं, ठीक है, कि 1-2 वर्ष का अनुभव है और आया और पढ़ाने लग गया। जितने महीने नहीं हुए आपको तैयारी करते, उतने सालों से पढ़ा रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो इसलिए जो पढ़ा रहा हूं उस पर अच्छे से फोकस करो, किताबें देख लो मार्केट में, अगर किसी किताब में इतना कंटेंट हो तब आके बात करना, ठीक है। पहले आराम से सुनो इस बात को पूरे को अच्छे से, ठीक है बच्चे। तो ये बात थी कि संविधान पूरी तरह से बन चुका है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से बच्चों बन चुका है, ठीक है। संविधान पूरी तरह से बन चुका है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसके बावजूद भी लागू कब हो रहा है? तो 26 जनवरी 1950 को, अगली साल लागू हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे, ठीक है, कांग्रेस की यादें जुड़ी हुई हैं, और वो यादें हैं 1929 के कांग्रेस सेशन से, जो लाहौर अधिवेशन था उससे। क्योंकि लाहौर अधिवेशन में अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया था कि हम 26 जनवरी को, ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ये चाहते थे कि 26 जनवरी को ही हमारा संविधान पूरी तरह से बच्चे लागू हो, कंप्लीटली। लेकिन बच्चे 26 जनवरी 1949 को, ये जो 26 जनवरी 1949 है ना, इस 26 जनवरी 1949 को ही बच्चे हमने संविधान के 4 प्रावधानों को लागू कर दिया था। 4 प्रोविजंस ऐसे थे जो इसी दिन लागू हो गए थे, 4 प्रावधान लागू हो गए थे, 4 प्रावधान लागू, और शेष संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। शेष संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जो बचा हुआ संविधान था, शेष संविधान, वो कब लागू हुआ बच्चे? 26 जनवरी 1950 को, और 4 प्रावधान लागू हो गए। वे 4 प्रावधानों में बच्चे सबसे पहला था, ठीक है ना, इलेक्शन, चुनाव। दूसरा था इंटरिम, अंतरिम संसद, इंटरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद, अंतरिम संसद। तीसरा था सिटीजनशिप, नागरिकता, नागरिकता। और चौथा था अस्थायी, अस्थायी और परिवर्तनशील प्रावधान, अस्थायी और परिवर्तनशील प्रावधान, परिवर्तनशील प्रावधान। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस यही गौर करना है, क्या? कि आपको यह गौर करना है कि 4 प्रावधानों को हमने 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया था। ये 4 प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, जिसमें पहला था इलेक्शन, दूसरा था इंटरिम पार्लियामेंट, तीसरा था सिटीजनशिप, और चौथा था बच्चे टेम्पोरेरी एंड, ठीक है, टेम्पोरेरी एंड बच्चे परिवर्तनशील या संक्रमणशील को हम लोग कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसको, ठीक है। इंग्लिश टर्म इसके लिए मुझे याद नहीं आ रहा,
ठीक है। तो परिवर्तनशील और अस्थायी प्रावधानों को हमने ठीक है लागू कर दिया। तो 4 प्रावधान थे। पहला प्रावधान बेटा कौन सा? चुनाव। दूसरा था इंटरिम पार्लियामेंट। तीसरा था सिटीजनशिप और चौथा था बच्चों आपका अस्थायी और परिवर्तनशील प्रावधान। ठीक है, ध्यान रखना। तो 4 प्रावधान लागू हो गए। अब 4 प्रावधान लागू हुए, इन 4 प्रावधान तो लागू हुए लेकिन इनके भीतर के 16 अनुच्छेद को भी हमने तभी लागू कर दिया। 16 आर्टिकल्स लागू हो गए थे बच्चों। इन 4 प्रावधानों के भीतर आने वाले, इन 4 प्रावधानों के अंतर आने वाले टोटल 16 आर्टिकल्स लागू हो गए। और जो बचे हुए थे, ठीक है, वो बच्चे कब लागू हुए? 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, ये जो 26 जनवरी 1950 का जो संविधान था, इस संविधान में ध्यान रखना 22 भाग थे। 22 भाग थे। इसमें 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स थे। और इसमें बच्चों 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। 22 पार्ट थे। 22 पार्ट थे। ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, और 8 शेड्यूल्स थी। शेड्यूल्स थी, 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, 16 अनुच्छेदों को बेटा हमने लागू किया गया था। प्रावधान को प्रोविजन बोलेंगे बेटा, प्रावधान को प्रोविजन बोलेंगे। 16 आर्टिकल्स को बेटा हमने लागू कर दिया था। अब 16 आर्टिकल्स कौन कौन से थे जो लागू हुए थे? तो देखो बच्चे, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए। ठीक है, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये लागू हुए थे। कब? ये लागू कर दिए थे हमने 26 नवंबर 1949 को ही। कब बच्चे? 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए बच्चे। ठीक है, इसके अलावा बच्चे आर्टिकल 60, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324 ध्यान रखना बच्चे, आर्टिकल 324, 366, 367, 368 कौन सा बच्चे? 60, 324, 366, 367। ठीक है, 367 नहीं, 367। ठीक है, 368 नहीं है, सॉरी, 367 बेटा जी। 379, 380, ठीक है, 388, 391, 392, 393, 393 बच्चे। तो ये जो 16 आर्टिकल हैं, तो ये तो बच्चे आपको किताबों में नहीं मिलते। तो ये साले 16 आर्टिकल, ये सभी के सभी 16 आर्टिकल हमने बच्चों तभी लागू कर दिए थे। कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ही हमने लागू कर दिए थे। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका जी। ठीक है, तो ये वाला जो आपका कॉलम हो गया बच्चे, ये वाला कॉलम आपका हो गया बच्चे 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 जब आपका संविधान बच्चे पूरी तरह से, ठीक है, लागू हुआ। जो आपका संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था उसमें बच्चे ध्यान रखना 22 भाग थे, पार्ट थे, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल्स थी। ठीक है, और जो बच्चे उसी समय लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को, उसके में ये 16 अनुच्छेद थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 391 है। 391, 392, 393 बेटा। ठीक है, तो इसी तरह से ये हो गया क्लियर आपका। अब जो बच्चे आपका संविधान है, आपके संविधान बनने में ध्यान रखना कुल समय, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। आपका संविधान बनने में कुल समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। 18 दिन। ठीक है, साथ ही साथ बच्चे जो कुल व्यय हुआ, कुल खर्चा जो हुआ वह लगभग 64 लाख के आसपास हुआ। ठीक है, लगभग 53,000 व्यक्तियों ने 53,000 व्यक्तियों ने संविधान निर्माण की कार्यवाही को अपने आंखों से देखा। संविधान निर्माण की कार्यवाही को अपनी आंखों से देखा। 53,000 व्यक्तियों ने बच्चे इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेशन किया, देखा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, टोटल 11 सेशन हुए, कुल अधिवेशन 11 हुए। ठीक है, कुल अधिवेशन कितने हुए बेटा? कुल अधिवेशन 11 हुए। बहुत अच्छे,
बहुत शानदार, बहुत शानदार बेटा। तो कुल अधिवेशन कितने हुए? कुल अधिवेशन इसमें 11 हुए। ये बहुत पूछा जाता है और ये हमको याद भी रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी भी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, जी जी चलिए। हाँ, एक बच्चा शुभम पांडे, सर 22 जनवरी 1947 क्या है? बेटा ये वो दिन है जब उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 ये वो दिन है जब संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। वो उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष रखा था। ठीक है बच्चे, तो कुल अधिवेशन कितने हुए? 11 हुए। कुल समय कितना लगा? तो कुल समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का। कुल व्यय कितना आया? 64 लाख का आया। 53,000 व्यक्तियों ने बच्चे संविधान निर्माण की कार्रवाई को अपने आंखों से देखा। कुल अधिवेशन 11 हुए थे बच्चे। कुल अधिवेशन लगभग कितने हुए थे? 11 हुए थे। और लगभग बच्चे अगर हम ठीक है ना, ठीक है, प्रारूप संविधान पर बहस की बात करें, प्रारूप संविधान जो आपका प्रारूप संविधान था उस पर जो बहस हुई है वह बच्चे आपकी 114 दिन हुई है। 114 दिन उस पर बहस हुई है। ठीक है बस। तो इसके अलावा ठीक है ना, अब आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है बच्चों ठीक है जो बनता हो। अच्छा, दिल्ली पुलिस, ठीक है, दिल्ली पुलिस 2020, ये क्वेश्चन ठीक है। और क्वेश्चन ये था कि संविधान के निर्माण में लगभग कितना समय लगा? संविधान के निर्माण में लगभग कितना समय लगा? उसमें ऑप्शन था 3 साल। तो ऑब्वियस सी बात है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का मतलब है 3 साल। दिल्ली पुलिस 2020। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन और है दिल्ली पुलिस का जो 2020 के सेट में से ही है आपका जी। ठीक है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर दिल्ली पुलिस 2020। ठीक है बेटा, हम प्रीवियस ईयर पढ़ के आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना जितनी मेहनत आप नहीं कर रहे जितनी हम कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और मेरे प्यारे बच्चों देखो आपके सामने कितने प्यारे खूबसूरत से नोट्स हैं। अगर एक बार आप इनको पढ़ लिए ना तो बच्चे आप पढ़ाने लग जाओगे अपने कस्बे में। ठीक है, पढ़ाने लग जाओगे बच्चों को। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए बेटा ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस ठीक है क्या आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात यह बताऊंगा कि हमारा जो संविधान बना है ना वह विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों के अध्ययन करने के उपरांत बना है। पहली बात, ठीक है। तो बच्चे हमारा संविधान, भारत का संविधान विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों के उपरांत बना। विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों के अध्ययन करने के उपरांत बना। ठीक है, आफ्टर रीडिंग, ठीक है, 60 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ, ठीक है, आफ्टर रीडिंग 60 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ, ठीक है ना, मैनी कंट्रीज, या फिर आप कह सकते हैं बच्चे, ठीक है ना, 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के उपरांत हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने हमारे देश का संविधान निर्मित किया बच्चों। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने मोटा मोटी कितने देशों के संविधानों का अध्ययन करने के उपरांत हमारे देश का संविधान बनाया, तो 60 देशों का। इसके बाद बच्चे सेकंड पॉइंट पूछ लिया जाए कि हमारे संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है,
हमारे संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ठीक है, 60 देशों के जो संविधानों का अध्ययन किया है उनमें से किसका प्रभाव हमारे संविधान पे सबसे ज्यादा पड़ा है? तो आप कहेंगे उनमें से किसी का नहीं। तो बच्चे सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वह पड़ा है भारत शासन अधिनियम 1935 का। भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे ज्यादा प्रभाव। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। चलिए, अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से हमने क्या क्या शामिल किया जो आज हमको अपने संविधान में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से हमने ऐसा क्या क्या शामिल किया बच्चे जो आज हमें हमारे संविधान में देखने को मिलता है। ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। तो हमने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। ठीक है बच्चे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उन 60 देशों के संविधानों के अध्ययन के उपरांत हमें जो भी अपने देश की राज्य व्यवस्था के अनुरूप लगा हमने उसको ज्यों का त्यों या थोड़े बहुत संशोधनों के बाद उसे अपने संविधान में स्वीकार कर लिया। ठीक है, लेकिन हमारे संविधान पे सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो भैया सबसे पहले हम लेते हैं, ठीक है, यहां पर भारत शासन अधिनियम 1935 क्या क्या हमने वहां से लिया। भारत शासन अधिनियम 1935 हमने वहां से क्या क्या लिया? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है बच्चे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया एक्ट 1935, 1935। ठीक है बच्चे, चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चे तो हमने जो यहां से सबसे पहली चीज ली वह ली संघीय व्यवस्था। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं, समय कम है। संघीय व्यवस्था, ये मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको क्या क्या होती है संघीय व्यवस्था। दूसरा हमने लिया राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय यहीं से लिया। तीसरा हमने लिया बेटा लोक सेवा आयोग, क्या लिया? लोक सेवा आयोग यहीं से लिया। चौथा हमने लिया शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, वितरण की 3 सूचियां। ठीक है बच्चे, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां। पांचवा हमने लिया आपातकालीन उपबंध, ठीक है, तो पहले इनका इंग्लिश भी देख लेते हैं। तो संघीय व्यवस्था को हम लोग कहेंगे बच्चे, ठीक है, फेडरल सिस्टम, ये हमने यहीं से लिया, फेडरल सिस्टम, भारत शासन अधिनियम 1935 से। राज्यपाल का कार्यालय, ठीक है, गवर्नर्स ऑफिस, गवर्नर्स ऑफिस हमने यहीं से लिया। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन भी हमने यहीं से लिया, पब्लिक सर्विस कमीशन भी हमने यहीं से लिया। ठीक है, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, 3 लिस्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स हमने यहीं से लिया। ठीक है, इसके बाद आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस हमने यहीं से लिए। हमने यहीं से लिए आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस हमने यहीं से लिए बच्चे जी। ठीक है, इसके बाद बच्चों न्यायपालिका का ढांचा भी हमने यहीं से लिया। 6 पॉइंट, न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। ठीक है, अंग्रेजी में लिख देता हूं बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी यहीं से लिए, जुडिशरी, जुडिशरी यहीं से लिया। इसके बाद प्रशासनिक विवरण हमने यहीं से लिया। 7 पॉइंट, प्रशासनिक विवरण, विवरण ये हमने यहीं से लिया।
विवरण। ठीक है, तो ये सब चीजें हम बच्चों कल डिस्कस करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ज्यादा नहीं है डिस्कस करना, 2 मिनट में डिस्कस कर लेंगे। आज आपका समय भी हो चुका है जी। अच्छा, अब मैं आप सभी का रिप्लाई करूंगा। चलिए, हाँ निशा बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, अभी इतना समय नहीं है, आपको खुद नहीं कहना पड़ेगा। ठीक है, आप मेरे पढ़ाने की शैली से अभी तक आप परिचित हो चुके होंगे। ठीक है जी। आपात जर्मनी, उज्जवल जब नहीं पता बेटा तो इतना क्यों बोलते? आप एक बात बताओ, जब आपको इतनी जानकारी नहीं है। आपात जर्मनी, अरे हमें सब पता है ना, हम बताएंगे कि आपातकालीन प्रावधान क्या होते हैं और आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन ये क्या होता है। और जर्मनी का, जर्मनी में 4 कॉन्स्टिट्यूशन है, उनमें से एक बाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसकी भी बात बताएंगे। ठीक है, जब बेटा देखो, अगर ठीक है कहते हैं ना अधूरा ज्ञान करे परेशान, जब नॉलेज कम है, इतना नहीं पता, अभी मेरे साथ सीखो। ठीक है, अभी सीखो बेटा। ठीक है, बुरा नहीं लगना चाहिए किसी बच्चे को, आप ये सोचो कि बुरा लग जाएगा। ठीक है, अगर टीचर बोल रहा है तो बुरा लग जाएगा, ठीक है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीखने ही तो आए हैं। ठीक है, बचपन में आप अपने माँ बाप से सीखे, जब स्कूल गए तो अपने गुरुजनों से सीखे, और जब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही हो तो हमसे सीख रहे हो, और हम भी किसी से सीख रहे हैं। आप ये सोचो कि ठीक है मैं सब कुछ हूं, ठीक है, हम ब्रह्मास्मि नहीं भैया, लगातार सीख रहा हूं मैं भी, आप भी सीखो। ठीक है, लेकिन ठीक है ध्यान रखो इस बात का, मेरे शब्द ठीक है आपको परेशान कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा लगा लूतरी वाली बात नहीं करता। इनफैक्ट बच्चों, मैं आपसे ज्यादा बटर वगैरह नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि यहां पर आपने गलती की है तो वहां पर आपको टोकूंगा, और आपको ये बुरा लगता है कि सर आप हमें टोकते हैं, तो बेटा मैं तो टोकूंगा आपको। ध्यान रखना, मैं आपके कहने से नहीं ठीक है सुधरने वाला। ठीक है, मैं तो आपको टोकूंगा जहां पे आपकी गलती होगी। चलिए चलिए, तो बच्चों अब 2 मिनट में आप मुझे ये और बता दो, अभी समय है अभी 2 मिनट का, आप मुझे बता दो कि सब कुछ बढ़िया तरह से समझ में आ रहा है, अच्छे नोट्स बना रहे हैं आप लोग कि नहीं, और सब कुछ फर्स्ट क्लास तरीके से समझ में आ रहा है, बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप मुझे बताइए, ये सारी चीज मुझे बताइए कि हाँ सर एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। और बाकी का इसको तो हम कल पढ़ाएंगे, डिटेल के साथ पढ़ाएंगे भारत शासन अधिनियम 1935 को, और फिर और जितने भी क्लॉजेस हैं और जितने भी प्रोविजंस हैं जो हमने विभिन्न देशों के संविधान से लिए हैं बच्चे, अदर कंट्रीज से लिए हैं, वो सब हम पढ़ाएंगे जी। सरिता, रितिका, सूरज, मैंने आपके कमेंट देख ली। नवनीत, अंकुर, कल्पना, कौशिका कुमारी, बेटा मैंने आपका भी कमेंट देख लिया। अक्षय कह रहे हैं जी, अक्षय मैंने आपका भी कमेंट देख लिया, मैं सबके कमेंट देख रहा हूं। ठीक है, चलो। नहीं बेटा, किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं, आप ये कि नहीं कह सकते कि संविधान के बनने में इसी आदमी का हाथ है, तो किसी एक आदमी का हाथ नहीं है। ठीक है बच्चे, सबने सम्मिलित रूप से ठीक है समान कार्य किया है संविधान के निर्माण में, तो ठीक है ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। चलिए, आस्था हिंदी के कोई शब्द नहीं आते आस्था, बेटा क्या करें हम। ठीक है, चलो फिर भी कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो जहां जहां पे हिंदी लिखी है वहां वहां पे मैंने देखो उसकी इंग्लिश भी लिखी है। अब जैसे प्रशासनिक विवरण है तो इसको हम कहेंगे बच्चे, प्रशासनिक विवरण को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहेंगे, सिस्टम कहेंगे प्रशासनिक विवरण। ठीक है, अब तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो मैं कोशिश करूंगा बच्चों कि जहां पे भी हिंदी है मैं वहां पे इंग्लिश भी बताऊं। चलिए, सोहम सुदर्शन ठाकरे, क्या करें, नींद आती है क्लास में, तैयारी छोड़ दो। ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर क्लास में नींद आ रही है और मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो इसका मतलब है सीरियस एस्पिरेंट नहीं है। क्यों माँ बाप का पैसा खर्च कर रहे हो बिना बात की, और क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए मनरेगा की तरफ जाइए, वहां पे ठीक है 150 दिन का रोजगार मिल रहा है 1 साल में, अच्छी स्कीम है, उस तरफ जा सकते हो आप। चलिए, चलिए ठीक है, ओके, लव यू ऑल।
अब हमारी मुलाकात कल होगी, कल सैटरडे, कल तो आपकी क्लास होगी सैटरडे, और सैटरडे के बाद फिर मंडे को मुलाकात होगी। तो कल हमारी मुलाकात होगी, कल आइए इसी समय पर आप सभी लोग, ठीक है। ओके बच्चों। Oh no. Oh no.